हेलो क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 2 ऑफ क्लास 12 अकाउंटेंसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है। 11th में आपके पास इंट्रोडक्शन कैसे होता है, अकाउंट आपकी स्टार्ट कैसे होती है, तो उसके बारे में मैंने उसकी फीचर्स बताई थी, प्रोसेस बताई थी। एक उसमें चीज थी जो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं की थी कि डिफरेंस बिटवीन डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम वो होता है जहां पर हम अकाउंटिंग के दोनों कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, जैसे डेबिट और क्रेडिट साइड। अगर आप कोई चीज परचेज करते हो तो वो चीज आपके पास आएगी, एक आपके पास से जाएगी। जैसे अगर हमने कुछ भी परचेज किया तो हमारे पास वो चीज आई, सपोज हमने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर हमारे पास आया, पैसा हमारे पास से गया। तो एक चीज आपके पास डेबिट होती है, दूसरी चीज आपके पास क्रेडिट होती है। और जहां पर हम सिंगल एंट्री को यानी ओनली अपने अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं वो आपकी सिंगल एंट्री सिस्टम कहलाता है। तो वो था आपका चैप्टर फर्स्ट। अब आप आते हैं चैप्टर 2 पे, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्योंकि अकाउंटिंग को अगर आप सीखना चाहते हो, 11th क्लास आपकी बेस होती है। अगर आपने उसका बेस क्लियर कर लिया तो थ्रू आउट लाइफ आप उसको नहीं भूलते, बट अगर आपको बेस ही क्लियर नहीं हुआ तो आप आगे अकाउंटिंग नहीं पढ़ सकते। तो आपके पास ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं। 11th क्लास आप फर्स्ट टाइम इन चीजों को पढ़ रहे हो तो ध्यान से पढ़ना, इनको रिवाइज भी करना ताकि आपके माइंड में वो बैठ जाए। तो अब फर्स्ट वन है आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन करवाई थी उसमें भी आपके पास बिजनेस ट्रांजैक्शन आया था। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन कोई भी वो इवेंट है, कोई भी वो ट्रांजैक्शन है, वो लेन देन जो आपका फाइनेंस में कन्वर्ट हो सकता है। सपोज मैंने गुड्स परचेज की, अगर मैंने मशीनरी परचेज की या गुड्स परचेज की, मशीनरी परचेज की और मैं कहती हूँ 50,000 में, तो 50,000 मैंने उसकी वैल्यू को पैसे में कन्वर्ट कर दिया। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन वो है जिसमें कुछ ना कुछ आपका फाइनेंशियल कैरेक्टर है या वो इवेंट है जो पैसे में कन्वर्ट हो सकता है। तो कोई भी वो लेन देन जिसको आप फाइनेंस में कन्वर्ट कर लोगे वो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। तो जिसमें फाइनेंस का कैरेक्टर होता है वो आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन है। हमने सामान खरीदा, सामान बेचा, पैसा आया, पैसा गया, ये सारी की सारी क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब आपके पास आता है अकाउंट्स। हम वन बाय वन सारी टर्म्स को करते जाएंगे। ट्रांजैक्शन हो गई है, इसको मैं रब कर देती हूँ। अब दूसरी बात आती है अकाउंट्स की। अकाउंट वो स्टेटमेंट है जहां पर आप एक स्पेशली जैसे आपके पास लेजर्स में आप अकाउंट मेंटेन करते हो, इसकी दो साइड होती हैं, टी फॉर्म में होता है ये। एक आपकी साइड होती है डेबिट, एक आपकी साइड होती है क्रेडिट। तो एक तरह की सारी चीजों को हम एक जगह पर रखते हैं, उसको अकाउंट कहते हैं। सपोज मैंने बना दिया सेल्स का अकाउंट। अब सेल्स के अकाउंट में सेल्स की सारी ट्रांजैक्शन आ जाएंगी। हमने किसी पर्सन को माल बेचा, चाहे उधार में बेचा हो, चाहे हमने उसको कैश में बेचा हो, तो वो सारी के सारी ट्रांजैक्शंस आपकी अकाउंट में आ जाएगी। तो वो स्टेटमेंट जो एक चीज के एस्पेक्ट को यहाँ पर लिखती है, सारी चीजें इसके अंडर आती हैं, तो वो आपकी अकाउंट कहलाती है। सब कुछ मेंशन होता है इसमें एक टर्म से रिलेटेड। आपका सेल्स अकाउंट हो गया, आपका राम का खाता हो गया, आपकी कैश अकाउंट हो गया, आपका बैंक अकाउंट हो गया। तो बैंक की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पर आ जाएंगी। कैश अकाउंट में कैश की सारी ट्रांजैक्शन एक जगह पर आ जाएंगी। राम ने जितनी ट्रांजैक्शन हमने हमारे बिजनेस से की है वो सारी की सारी आपकी राम के अकाउंट में आ जाएगी। कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में लगाया है, वो आपका कैपिटल कहलाता है। अब कैपिटल वो पैसा जो बिजनेसमैन ने लगाया, बिजनेस के ओनर ने लगाया है। अगर कोई सिंगल प्रोप्राइटर है, सिंगल पर्सन काम करता है, तो जितना पैसा लगाया है उस पर्सन का है, वो हमारा ओनर कहलाएगा। अगर पार्टनरशिप है तो जो पार्टनर्स ने पैसा लगाया है वो आपकी कैपिटल कहलाएगी। अगर आपके पास कंपनी है, इन केस अगर हमारे पास कंपनी है तो आपकी जितनी भी शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल, क्योंकि हम एक पर्सन से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, हमें काफी सारे पर्सन से पैसा मंगवाना होता है, तो वो आपका शेयर कैपिटल कहलाता है। क्योंकि कैपिटल को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो जो इन्होंने पैसा लगाया है वो आपकी कैपिटल कहलाएगी। अब कैपिटल ओनर ने लगाई है तो ओनर को हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस जब आपका खत्म होगा तो हमें इसका पैसा वापस करना पड़ेगा। तो कैपिटल को हम लायबिलिटी मानकर चलते हैं, लायबिलिटी दायित्व मान के चलते हैं, दायित्व जो आपको
देना है उसको हम लायबिलिटी दायित्व मानकर चलते हैं। और अगर मैं जितनी हमारे पास असेट्स हैं उसमें से मैं लायबिलिटीज को माइनस कर दूं तो मेरे पास कैपिटल बचती है। अभी असेट्स और लायबिलिटीज भी आगे पढ़ोगे आप, सारी टर्म्स होंगी जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आपको वो ध्यान से करनी है। नेक्स्ट टाइम है आपके पास ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग वो पैसा है जो बिजनेस के ओनर ने, किसने, बिजनेस के ओनर ने विड्रॉ किया है, निकाला है पर्सनल पर्पस के लिए। पर्सनल पर्पस के लिए जो पैसा विड्रॉ किया जाता है, निकाला जाता है, उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। जैसे बिजनेसमैन ने, बिजनेस के ओनर ने अपने बेटे की मैरिज के लिए पैसा निकाल लिया बिजनेस से, अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए पैसा निकाल लिया, तो जो पैसा उसने पर्सनल पर्पस के लिए निकाला है बिजनेस से, उसको ड्रॉइंग्स कहते हैं। ड्रॉइंग्स हो चुका है आपका। अब बात आती है आपकी लायबिलिटीज के ऊपर। लायबिलिटीज अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमें बाहर वाले पर्सन्स को देना है वो आपकी लायबिलिटी कहलाती है। लायबिलिटी आपकी इंटरनल भी है। लायबिलिटी हमारी दो टाइप की है। फर्स्ट वन आपकी इंटरनल, सेकंड वन आपकी एक्सटर्नल। जो बिजनेस के ओनर को देनी है, जो बिजनेस के ओनर को पेमेंट करनी है, वो आपकी इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है, जैसे कैपिटल हो गई। जो आउटसाइड द बिजनेस बाहर वालों को देनी है वो हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाती है। सपोज हमने लोन लिया बैंक से, उसकी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, या हमारे क्रेडिटर्स हो गए जिनसे हमने उधार माल लिया है वो आपके हो गए, उनकी पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो जो बिजनेस के बाहर पेमेंट करोगे वो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जो बिजनेस के अंदर वाले पर्सन को पेमेंट करनी है वो आपकी इंटरनल लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज आपकी दो टाइप की होती है, फर्दर नॉन करंट और करंट। नॉन करंट वो होती हैं जिनको आप 1 साल के बाद पेमेंट करते हो, 1 ईयर आफ्टर 1 ईयर पेमेंट करोगे, उसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज बोलेंगे। जैसे आपकी कैपिटल हो गई है, आपका लोन हो गया, जिसको आप 1 ईयर के बाद पेमेंट करते हो, वो आपकी नॉन करंट या इसको लॉन्ग टर्म भी बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज कहलाती है। दूसरा करंट लायबिलिटीज, जिसको विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करनी पड़ती है, वो आपकी करंट लायबिलिटी कहलाती है, जिसको विद इन 1 ईयर आप पेमेंट करोगे। जैसे हमारी करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा आपके क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो पर्सन है जिन्होंने बिजनेस को उधार माल दिया है। अगर सपोज आप ए पर्सन से गुड्स परचेज करते हो, सामान परचेज किया, और आप इसको विद इन 1 ईयर पेमेंट नहीं करोगे, तो क्या ये ए आपको आगे गुड्स सप्लाई करेगा? नहीं करेगा, इट्स कंपल्शन। तो विद इन 1 ईयर आपको इसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। दूसरा आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आते हैं इसके अंडर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को हिंदी में बोलते हैं हम अद्यत व्यय या बकाया व्यय। अद्यत या बकाया वो पैसा है जो आपने नहीं दिया है, यानी ड्यू तो हो चुका है बट आपने पेमेंट नहीं की। ड्यू का मतलब है कि टाइम आ चुका है। सपोज इसमें मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूं। आप ट्यूशन पे पढ़ते हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, आप ट्यूशन पे पढ़ते हो और आपकी 1 ईयर की फीस 4800 है, बट आपने 2 महीने की पेमेंट नहीं की, 2 मंथ की पेमेंट नहीं की। अब 4800 है, इसको मैं 12 से डिवाइड करूं तो आपका 400 पर मंथ बनता है। अब 400 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपने 2 महीने की फीस पे नहीं की, वो 800 रुपए है। वो 800 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर बिजनेस में लेकर चले तो वो भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ही कहलाएगा। तो जो भी आपने पेमेंट नहीं की वो आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। जैसे आपका रेंट है, आपने रेंट पर बिल्डिंग दी है, 2 महीने का रेंट हमने पे नहीं किया, तो जो 2 महीने का रेंट हमने पे नहीं किया वो आपका आउटस्टैंडिंग रेंट कहलाएगा। विद इन 1 ईयर उसकी भी पेमेंट करनी है। अगर विद इन 1 ईयर पेमेंट नहीं करोगे तो वो आपको भगा देगा वहां से, आपको बिल्डिंग में काम करने नहीं देगा। तो ये थी आपकी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। करंट लायबिलिटीज को हम शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास असेट्स।
असेट्स को हम बोलते हैं हिंदी में संपत्ति। संपत्ति वो होती है जो आपके हैंड में है, आपका राइट है, जिस पर राइट है, जिस पर आपका अधिकार है। लायबिलिटीज असेट्स वो हैं जिन पर हमारा राइट है, जिन पर हमारा अधिकार है, वो हमारे पास है, हम उनको यूज करते हैं, वो आपकी असेट्स कहलाती हैं। लायबिलिटीज वो थी इसके अगेंस्ट कि जिसको हमें पेमेंट करना है, बट ये तो हमने ले रखी है, इनका हम यूज करते हैं, तो वो हमारी असेट्स कहलाती, जिन पर कंपनी का राइट होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि असेट्स की टाइप कितनी है। असेट्स आपके पास नॉन करंट, करंट और फिक्टिशियस असेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नॉन करंट को। नॉन करंट आपकी वो होती हैं जो आप विद इन 1 ईयर जिसको कंज्यूम नहीं करते हो, या विद इन 1 ईयर जिसको आप कैश में कन्वर्ट नहीं करते हो, वो आपकी नॉन करंट असेट्स होती है, जिसको विद इन 1 ईयर कैश में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो इसको आप लॉन्ग टर्म असेट या फिक्स्ड असेट भी बोल सकते हो, यानी जिसको हमने लॉन्ग टर्म असेट्स भी बोल सकते हैं, फिक्स्ड असेट्स भी बोल सकते हैं। अब इसमें भी कैटेगराइज हो गया फर्दर। टेंजिबल, टेंजिबल वो होता है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो आपकी टेंजिबल असेट्स कहलाती हैं। सपोज आपका फर्नीचर, वो आपके टेंजिबल असेट्स हैं। नॉन करंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टेंजिबल और इनटेंजिबल। आपकी बिल्डिंग, वे आपकी टेंजिबल असेट है। फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, कार हो गया, व्हीकल हो गया, ट्रक हो गया, जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो आपकी टेंजिबल असेट्स है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। अब मैं इस बोर्ड पे काम कर रही हूँ, देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, टेंजिबल असेट्स है। हाथ में मेरे मार्कर है, देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, ये क्या है, टेंजिबल असेट है। तो एवरीथिंग दैट कैन बी सीन और दैट कैन बी टच्ड इज टेंजिबल असेट्स। अब इसके अलावा इनटेंजिबल असेट्स क्या होती है, मैं इसको रब कर देती हूँ यहां से। आपकी intangible assets that can be intangible asset that cannot be touched, cannot be seen, वो आपकी इंटेंजिबल असेट्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल गुडविल। गुडविल क्या है? गुडविल है कि किसी पर्सन की फेमेसिटी, कोई पर्सन कितना प्रसिद्ध है, लोग कितना उसको जानते हैं, एडमायर करते हैं, वो आपका गुडविल कहलाता है। अगर आपको किसी दुकान के पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं, सपोज भी रामलाल हलवाई है या कोई भी है, तो आपको अगर उसके पकौड़े अच्छे लगते हैं तो उसने गुडविल कमाई है। इतने साल बिजनेस किया उसने, इतने साल अपना काम किया, अच्छा सर्विस दी लोगों को, अच्छी गुड्स की सप्लाई, तो वो उसने गुडविल कमाई है। तो क्या वो गुडविल, वो पर्सन प्रसिद्ध है, आपको दिखाई दे रही है? वो गुडविल नहीं दिखाई दे रही, बट हम उसको फील कर सकते हैं, हमें पता है कि वो पर्सन अच्छा काम करता है। अब अगर आपको कोई टीचर या कोई स्कूल है, भाई वो अच्छा लगता है, उसने गुडविल अर्न की है, वो स्कूल हमने सुना भी काफी फेमस है, उसके बच्चे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, या आप किसी एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना पसंद करते हो जो आपको उसका समझ में आता है, उसकी गुडविल है, भाई कहते हैं भाई बहुत टाइम से एक मैडम काम कर रही है, या 4 साल पहले एक मैडम ने काम किया था और वो बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो क्या आपको पता है कि आप उस चीज को, जो उसके अच्छे काम को आप शो कर सकते हो? नहीं कर सकते, उसको हम फील कर सकते हैं। तो गुडविल वो चीज है जो एक पर्सन ने अपने काम को करके अर्न की है, वो आपकी गुडविल कहलाती है। एक है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है अधिकार, कि किसी पर्सन ने कोई राइट फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्चर किया है। सपोज किसी चीज को हम इन्वेंट करते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो आपने उसका राइट लिया, तो कॉपीराइट होता है। आपकी बुक पे भी सी लिखा होता है, सी, और उसके साथ में सर्कल होता है, सी उसके ऊपर होता है सर्कल, तो ये कॉपीराइट का निशान होता है, देखना अपनी बुक्स पे। तो ये क्या है कि इसका राइट इसी पर्सन को है जिसने बुक को बनाया है। ओके,
तो कॉपीराइट वो राइट भी आप फील करते हो, वो आपको दिखाई नहीं देता। तो जो असेट, जिस चीज को आप फील कर सकते हो, देख नहीं सकते, तो वो आपकी इनटेंजिबल असेट्स कहलाती है। असेट्स हो चुकी हैं, मैं इसको रब कर देती हूं। अब उसके बाद है आपके पास 7th पॉइंट, रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स वो पैसा होता है जो आपको रिसीवेबल है, मिलना है, मिलने वाला है, वो आपकी रिसिप्ट कहलाती है। रिसीव से ही समझ में आ रहा है, जो आपको मिलना है। अब इसको हम 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर देते हैं। फर्स्ट है आपकी कैपिटल, दूसरी आपकी रिवेन्यू। कैपिटल रिसिप्ट वो होती है जो आपको फिक्स्ड असेट्स की ट्रांजेक्शन से मिलती है, और रिवेन्यू रिसिप्ट वो होती है जो आपको आपके बिजनेस के ऑपरेशन से मिलती है, जिस बिजनेस में आप काम करते हो। सपोज आपने कपड़े का बिजनेस किया और कपड़े के बिजनेस से आपको पैसा मिलने वाला है, तो क्लॉथ के बिजनेस से जो आपको पैसा मिलने वाला है वो आपका रिवेन्यू रिसिप्ट कहलाएगा। अब उसके बाद 7th पॉइंट के बाद 8th पॉइंट आता है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को हिंदी में बोलते हैं हम खर्च। एक्सपेंडिचर होता है जो हमने, जिसकी वजह से कोई लायबिलिटी अराइज हुई है, या हमने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से लायबिलिटी हमारी बनी हुई है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। अब आपके एक्सपेंडिचर को 3 पार्ट्स में हमने कैटेगराइज किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को मैं EXP से डिनोट कर रही हूं। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, और आपका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट हम 1 ईयर से ज्यादा में कंज्यूम करते हैं, मोर देन 1 ईयर, जिसका बेनिफिट हम 1 ईयर से ज्यादा में कंज्यूम करते हैं, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे हमने बिल्डिंग को परचेज किया, ये तो है नहीं कि बिल्डिंग में हम 6 महीने रहे, हमारी बिल्डिंग उसके बाद खराब होगी, रहने के लायक नहीं रही। फर्नीचर हमने परचेज किया, तो ये तो है नहीं कि फर्नीचर भाई हमने 2 महीने यूज किया, आफ्टर दैट वो हमारे लिए वेस्ट है। तो जो चीजें आपकी, जिसका बेनिफिट आप विद इन मोर देन 1 ईयर कंज्यूम करते हो, वो आपका बिल्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वो कहलाता है जिसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर हम कंज्यूम कर लेते हैं, जिसको विद इन 1 ईयर हम यूज कर लेते हैं, वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे आपने कमीशन दिया, किसी पर्सन को कमीशन दिया, काम के बदले में सैलरी दी, रेंट दिया, तो इन सब का बेनिफिट हम विद इन 1 ईयर कंज्यूम ही कर लेते हैं। तो रेंट दिया, बिल्डिंग का रेंट में बिल्डिंग में रह के हम उसके रेंट को यूज कर रहे हैं। सैलरी देकर किसी पर्सन को उससे हम काम करवा रहे हैं, और कमीशन देके उस पर्सन को उससे हम काम करवा रहे हैं। तो जिनका बेनिफिट विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेते हैं, वो आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। लास्ट है आपका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसका लॉस आप 1 साल में पूरा ना कर पाओ और उसको हम ईयर टू ईयर ट्रांसफर करते रहते हैं, वो आपका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे यहाँ हम 1 साल में वो एक्सपेंडिचर ना करके कई सालों के नाम का इकट्ठा वो एक्सपेंडिचर कर देते हैं, तो वो आपका डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाता है। सपोज एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट वो है कि हमने भाई 5 साल के नाम का, 5 इयर्स के नाम के हमने एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च कर दिया 25,000। तो ये हमने जो पैसा खर्च किया है 25,000, वो हमने 1 साल के नाम का नहीं किया, 5 साल के नाम का किया है। तो जो ये कॉस्ट है वो 1 साल में कंप्लीट ना होकर हमारी 5 साल में कंप्लीट की जाएगी, और हर 1 साल से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, हर 1 साल से 5,000 चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस से, कि हमने 5,000 के एक्सपेंडिचर्स को डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को यहाँ पर यूज किया है। इसी को हम फिक्टिशियस असेट भी बोलते हैं। फिक्टिशियस असेट भी बोलते हैं, जिसके
एक्सपेंडिचर को, यानी जिसके लॉस को हम एक साल में कवर नहीं कर पाते हैं, ईयर टू ईयर काफी सारे सालों में कवर कर पाते हैं, तो वो आपका फिक्टिशियस असेट भी कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद आता है आपके पास एक्सपेंस। उसके बाद आपकी 9th टर्म है एक्सपेंस। एक्सपेंस है जैसे खर्चा, यानी किसी एक चीज को बनाने में जो आपका खर्च लगता है, किसी एक चीज को मेंटेन करने में, बनाने में जितना आपने पैसा लगाया है, सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में जितना पैसा मैंने लगाया वो आपका खर्च कहलाता है। और जैसे आपका वो हो गया डायरेक्ट मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल का, वेजेस हो गई, सैलरीज होगी। तो किसी चीज को काम करने में, किसी चीज को मेंटेन करने में जो आपका पैसा लगता है वो आपका एक्सपेंस कहलाता है। नेक्स्ट है आपका इनकम। अगर मैं रिवेन्यू में से, रिवेन्यू होता है जितना पैसा आपके पास आना है बिजनेस को ऑपरेट करके, जो गुड्स को बेचकर, वो आपका रिवेन्यू कहलाता है। अगर मैं इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं तो मेरे पास इनकम बचती है। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉफिट। प्रॉफिट वो है जिसको बिजनेस से ऑपरेट करके आप पैसा कमाते हो, बिजनेस को ऑपरेट करके। इट मीन्स अगर आपके रेवेन्यू ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो आपके पास प्रॉफिट बचता है। नेक्स्ट है आपके पास 12 गेन। कई बच्चे प्रॉफिट और गेन में कंफ्यूज होते हैं, उसको सिमिलर मानते हैं। प्रॉफिट क्या है? बिजनेस को ऑपरेट करने से आता है। सपोज आपका क्लोथ का बिजनेस है और क्लोथ के बिजनेस से जो आपको बेनिफिट हो रहा है वो आपका प्रॉफिट कहलाता है, क्लोथ के बिजनेस से। बट गेन क्या है? गेन आपका बिजनेस से नहीं होता, आपकी फिक्स्ड असेट्स पर होता है या ऐसी चीजों पर होता है जो आपका रेगुलर टर्म्स पर नहीं होता। कपड़े का बिजनेस है, रेगुलर टर्म्स पर हो रहा है, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो जितना हम कमा रहे हैं वो आपका प्रॉफिट कहलाएगा, रेगुलर टर्म्स पर हो रहा है। बट गेन आपका रेगुलर टर्म्स पर नहीं होता। सपोज मेरे पास फर्नीचर था या मेरे पास कोई मशीनरी थी, मैंने इसको बेच दिया, पुरानी हो गई थी। आज के टाइम में मेरे पास जो वैल्यू थी वो 5000 बची हुई है, बट मैंने उसको 8000 में सेल कर दिया। 5000 उसकी वैल्यू बची हुई है, मैंने उसको 8000 में बेच दिया, तो जितना ज्यादा मैंने कमाया 3000 वो आपका गेन कहलाएगा। अब वो गेन इसलिए है क्योंकि हम हर रोज फर्नीचर को नहीं बेच रहे, हर रोज मशीनरी को नहीं बेच रहे, वो तो हम कभी कभी बेच रहे हैं, तो वो आपका गेन कहलाएगा। नेक्स्ट है आपकी टर्म 12 के बाद 13 परचेजेस। सॉरी, लॉस है अभी। लॉस अगर आपके एक्सपेंसेस मोर देन है आपके रिवेन्यू से, तो उस कंडीशन में आपके पास लॉस होता है, यानी खर्च ज्यादा कर दिया, कमाया कम। 14 है 14th टर्म आपकी परचेजेस। अगर आप जिस चीज में बिजनेस करते हो उसको हम गुड्स बोलते हैं। जिस चीज में बिजनेस करते हैं आप उसको गुड्स बोलते हो। अगर आपने गुड्स को खरीदा है, उधार में खरीदा है, तो वो परचेजेस में एंटर की जाएगी। अब नेक्स्ट है आपके पास 14 के बाद 15th टर्म परचेज रिटर्न। आपने सामान खरीदा बट आपको पता चलता है कि कुछ उसमें से डिफेक्टेड है, आपको अच्छा नहीं लगा, तो हम उसको रिटर्न करेंगे। तो वो जो आप रिटर्न करोगे उसको परचेज रिटर्न में लिखा जाएगा, उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। 16th टर्म सेल्स। अगर आप गुड्स को बेचते हो तो उसको सेल कहा जाता है। गुड्स को बेचते हो सेल कहा जाता है, गुड्स को परचेज करते हैं तो परचेज कहा जाता है। तो गुड्स जिस चीज में हम बिजनेस करते हैं, कपड़े के बिजनेस कर रहे हैं तो कपड़ा हमारी गुड्स है, फर्नीचर में बिजनेस कर रहे हैं फर्नीचर हमारी गुड्स है, मशीनरी में बिजनेस कर रहे हैं तो मशीनरी हमारी गुड्स है। बट अगर हमने क्लोथ के कपड़े में, क्लोथ के बिजनेस में अगर हमने फर्नीचर परचेज किया है, क्लोथ के बिजनेस में फर्नीचर परचेज किया है, तो क्लोथ तो हमारी गुड्स कहलाएगी, बट अगर फर्नीचर परचेज किया है तो वो हमारी असेट्स कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। जिस चीज में बिजनेस करते हैं उसको हम गुड्स बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका सेल रिटर्न के बाद, अच्छा सेल हो गई,
अब 17th टर्म है आपकी सेल रिटर्न। अगर कस्टमर ने हमारा सामान खरीदा, उसको समझ में नहीं आया, पसंद नहीं आया, तो वो हमें सामान वापस कर देगा, उसको सेल रिटर्न कहेंगे हम। अब इसके बाद है आपकी टर्म है सेल रिटर्न के बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। बिजनेस जिस चीज में कर रहे हो, बिजनेस को ऑपरेट करने में जितना पैसा आप कमा रहे हो, गुड्स को सेल करने के बाद और सर्विसेज को सेल करके, तो वो आपकी गुड्स कहलाता, आपकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाता है। 9th आपका गुड्स, जो मैं बता चुकी हूं कि जिस भी चीज में बिजनेस करते हो वो हमारी गुड्स कहलाती है। नेक्स्ट है आपके पास स्टॉक। स्टॉक वो सामान है जो आपके पास एट द एंड ऑफ द ईयर पड़ा हुआ है। स्टॉक आपका 2 टाइप का होता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक, वर्क इन प्रोसेस का स्टॉक, वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस, और फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक। स्टॉक होता है जो साल के एंड में पड़ा हुआ है, क्योंकि हम 1 साल के अकाउंट मेंटेन करते हैं, 1 साल के अकाउंट को तैयार करते हैं। तो रॉ मटेरियल का स्टॉक है जो आपने कच्चा माल खरीदा था, आपने उसको मशीनों पे चढ़ाया भी नहीं है, वो आपका रॉ मटेरियल कहलाता है। सपोज हमने अगर 100 kg कॉटन परचेज की थी, उसमें से हमने 70 kg कॉटन यूज की है, साल खत्म हो गया, 30 kg कॉटन हमारी ऐसी है जिसको हमने टच भी नहीं किया है, तो वो आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक कहलाएगा। वर्क इन प्रोसेस वो होता है, प्रोग्रेस वो होता है जो आपका काम चल रहा है बट कंप्लीट नहीं हुआ, हमने कॉटन को धागा बना के मशीनों पे चढ़ा दिया बट कपड़ा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ कंप्लीट हो गया, कुछ बाकी बचा हुआ मशीनों पे है, तो वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। फिनिश्ड गुड्स जितना कपड़ा आपका बनकर तैयार हो चुका है बट बिका नहीं है। सपोज हमने 700 मीटर कपड़ा तैयार किया, बस उसमें से 100 मीटर हमारा बिका नहीं है, तो ये 100 मीटर आपका फिनिश्ड है, पूरा बना हुआ है, बट वो अनसोल्ड है, बिका नहीं, तो उसको फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक कहेंगे। तो ये था आपका ऑल अबाउट स्टॉक के बारे में। अब 21st टर्म है आपकी ट्रेड रिसीवेबल। 21st ट्रेड रिसीवेबल। आपको बिजनेस के अंडर जहां जहां से पैसा मिलना है बिजनेस की ऑपरेशन से, वो आपका ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। इसमें आपकी असेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ करंटली असेट्स को इंक्लूड किया जाएगा। जैसे आपके डेटर्स हो गए, आपके बिल रिसीवेबल हो गए, जिसको BR कहते हैं, बिल रिसीवेबल्स। तो डेटर वो है जिनको आपने उधार सामान बेचा हुआ है। सपोज राम ने मेरे से उधार सामान बेचा है, कहता 2 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, तो वो मेरा डेटर कहलाएगा। हिंदी में इसको बोलते हैं देनदार। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं डेटर्स में और क्रेडिटर्स में। तो डेटर वो है जो पैसा आपको देंगे, जिन्होंने आपसे उधार सामान परचेज किया हुआ है, वो डेटर्स कहलाते हैं। BR बिल रिसीवेबल वो होता है, जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट क्लास में, कि A ने B के ऊपर बिल लिखा कि ये इतने मंथ के बाद आपको पेमेंट कर देगा, तो जिस पर्सन को उससे पैसा मिलना है उसके लिए वो BR है। अब नेक्स्ट आपके पास है 22 ट्रेड पेबल। तो जैसे हमने इसमें रिसीवेबल में बिजनेस ऑपरेशंस की टर्म्स को लिया था, वैसे यहां पर आप लोगे क्रेडिटर्स को प्लस BP बिल्स पेबल। अब जो बिल लिखा था इस पर्सन को पेमेंट करनी है, जो पर्सन पेमेंट करेगा उसके लिए बिल्स पेबल होगा। क्रेडिटर्स वो जिसने हमको उधार सामान बेचा हुआ है, वो लेनदार कहलाता है, हमारा सप्लायर, जिससे हम उधार में सामान खरीदते हैं। सपोज आपने किसी किराना स्टोर से सामान परचेज किया और आपने उसको पेमेंट नहीं किया, आप कहते 2 महीने के बाद पेमेंट करूंगा, तो वो आपका लेनदार कहलाएगा, क्योंकि वो आपसे पैसे लेगा, आपका सप्लायर है वो गुड्स का। तो इसके बाद है आपके पास 23rd आइटम कॉस्ट। 23rd आइटम कॉस्ट।
कॉस्ट होती है वो टोटल ऑफ एक्सपेंसेस जो किसी एक चीज को बनाने में आपका लगा है। अगर मैं डस्टर की बात करती हूँ, अगर मुझे मार्केट में 30 रुपीज का मिलता है तो इसको बनाने में खर्चा कितना आया, वो टोटल खर्चा एस्टिमेट आपका कॉस्ट कहलाता है। 24th आपका वाउचर। आपका वाउचर वो एविडेंस है जो किसी भी एंट्री को करने के लिए एज अ प्रूफ काम करता है। जैसे कैश मेमो हो गया, किसी चीज का इनवॉइस हो गया, बिल हो गया, वो आपका वाउचर कहलाता है। बिल, कैश मेमो जिस पर आपके सामान की पूरी डिटेल प्राइस लिखा होता है। आपके पास डिस्काउंट, नेक्स्ट टर्म डिस्काउंट सबने सुना होगा। अब डिस्काउंट आपका दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्काउंट है भाई जब आपके सामान में प्राइस कम हो जाता है तो जितना कम हुआ वो आपका डिस्काउंट कहलाता है। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में फर्क क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट तो हर एक पर्सन को मिलेगा, टू ऑल पर्सन, चाहे आप चले जाओ चाहे मैं चले जाऊं, वो आपको हर एक पर्सन को इक्वली डिस्काउंट मिलेगा। बट कैश डिस्काउंट होता है जब आपको और भी कम प्राइस में पैसा मिलता है, वो मतलब सामान मिलता है। एग्जाम्पल दे रही हूं, सपोज आपने 1000 रुपीज की गुड्स खरीदी और आपको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला, T फॉर ट्रेड, D फॉर डिस्काउंट। 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला 100, तो आपकी वो गुड्स पड़ती है 900 की। अब हम कहते, वो पर्सन हमें कहता है भाई आप पेमेंट कब करोगे, हम कहते हैं कि हम विद इन 4 मंथ में पेमेंट करेंगे। तो पर्सन कहता है कि अगर आप मुझे 2 मंथ में पेमेंट करोगे तो मैं आपको कुछ डिस्काउंट और दे दूंगा। तो वो कहता है कि मैं आपको 20% का डिस्काउंट और दे देता हूं अगर आप मुझे जल्दी पेमेंट कर दोगे। तो जल्दी पेमेंट करवाने के चक्कर में वो हमें कैश डिस्काउंट दे रहा है। तो कैश को रिसीव करने के लिए जो आपको फर्दर डिस्काउंट मिलता है वो आपका कैश डिस्काउंट कहलाता है। तो ये आपका कैश डिस्काउंट है। 900 पर 20% 120, तो आपको वो सामान कितने में मिला, 720 में। तो ट्रेड डिस्काउंट हर एक पर्सन को मिलता है। जैसे आप बुक लेने जाओगे तो बुक पर के प्राइस पर भी आपको 10-15% का डिस्काउंट मिलता है। तो वो आपका ट्रेड डिस्काउंट है, चाहे मैं जाऊं, चाहे आप जाए, चाहे आपके फादर जाए, कोई भी जाए। और आपका कैश डिस्काउंट वो होता है जब आप जल्दी पेमेंट करते हो किसी पर्सन को, तो ट्रेड के अलावा वो आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करता है, वो आपका कैश डिस्काउंट कहलाता है। उसके बाद आता है आपका बैड डेट्स। बैड डेट्स वो होते हैं जो पैसा आपका डूब चुका है, आपको नहीं मिलना है। आप कभी अपनी फ्रेंड को भी उधार में देते हो। सपोज मेरे 2000 के डेटर्स थे, मैंने सामान उधार में बेचा था। अब मुझे पता लगा कि वो पर्सन तो ऐसा है जो मुझे कुछ पैसा नहीं देगा, कुछ पैसा तो मेरा डूब जाएगा। सपोज मुझे लग रहा है कि 200 रुपए मेरे वहां से रिकवर नहीं होंगे, मेरे पास 200 रुपए नहीं आएंगे, तो ये पैसा मेरा डूब चुका है। तो जो पैसा आपका डूब चुका है उसको हम बैड डेट्स कहते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं डूबत ऋण। डूबत ऋण, जो पैसा आपका डूब चुका है उसको बोलते हैं डूबत ऋण, जो पैसा आपका नहीं मिलने वाला है। आपने भी कई बार अपनी फ्रेंड को पैसे दिए होंगे, सोचते होंगे माइंड में कि भाई पैसा तो दे रही हूं पर मेरे पास वापस आएगा नहीं, तो उसको बोलते हैं हम बैड डेट्स। अब नेक्स्ट है आपकी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वो है जो आप बुक्स में शो करते हो, जो हमने अकाउंट्स में बुक्स में शो किया, वो आपकी बुक वैल्यू है। अगर मैंने 2001 में 10,000 का फर्नीचर खरीदा, 10,000 रुपीज का, अब उस फर्नीचर को मैं यूज कर रही हूं, वो डेप्रिशिएट भी होगा। डेप्रिशिएट का मतलब होता है उस चीज की वैल्यू में कमी आना, क्योंकि आज के टाइम में जो हमने चीज परचेज की है हमारे पास रहेगी, तो आने वाले टाइम में उसकी वही वैल्यू तो होगी नहीं, क्योंकि हम उसको यूज कर रहे हैं। तो ड्यू टू द वियर एंड टियर ऑफ एन असेट, जो एक्सपेंस आपका इनकर होता है वो आपका डेप्रिशिएशन
कहलाता है। तो डेप्रिसिएट होकर सपोज हर साल वो 1,000 की डेप्रिसिएट हो रही है, तो 1,000 की हुई, बचे 9,000, फिर 1,000 की डेप्रिसिएट हुई, फिर बचे 8,000, अब फिर 1,000 की डेप्रिसिएट हुई वो 7,000। तो हालांकि अगर मार्केट प्राइस हम इस चीज का देखें तो मार्केट प्राइस उस चीज का बढ़ चुका होगा, बट हम बुक्स में उसको कितने की शो करेंगे, 7,000 की। तो जो आप बुक्स में शो करते हो वो उस चीज की बुक वैल्यू कहलाती है। एक और टर्म लेते हैं हम, आपकी इंसॉल्वेंसी। दिवालिया हो जाना। तो जब कोई पर्सन अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है कि वो पैसे को पे नहीं कर पाता, कोर्ट में डिक्लेयर कर देता है, तो आप उससे कुछ भी चार्ज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं मांग सकते, क्योंकि वो पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो चुका है। तो इंसॉल्वेंसी वो कंडीशन होती है जहां पर वो पर्सन अपनी डेट्स को पे करने में कैपेबल नहीं है, अपनी लायबिलिटीज को पे करने में कैपेबल नहीं है, तो वो चीज आपकी इंसॉल्वेंसी कहलाती है। तो अब आपके पास एक टर्म और है, प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटर वो पर्सन होता है जो आपका बिजनेस का ओनर है, जिसने बिजनेस में पैसा लगाया है। नेक्स्ट आपकी रिबेट। डिस्काउंट भी छूट होती है, रिबेट भी छूट होती है। अब इसमें क्या डिफरेंस क्या है? रिबेट जो मिलती है वो आपको आफ्टर सेल मिलती है, और जो डिस्काउंट होता है वो आपको बिफोर सेल मिलता है। तो रिबेट और डिस्काउंट में डिफरेंस क्या है? ये आफ्टर सेल वो आपको बिफोर सेल मिलती है। अब रिबेट हम क्यों देते हैं? कई बार आपने भी सामान परचेज किया होगा, आप शॉप पे जाते होगे, आपको लगता है कोई ड्रेस आपको पसंद आ गया, बट उसमें हल्का सा आप जो क्या कहते हो उसका हल्का सा कट लगा हुआ है या कुछ भी उसमें कमी है, तो आप क्या कहते हो, भाई ये आप मुझे 500 की ड्रेस बोल रहे हो, बट इसमें तो कुछ कमी है, कट लगा हुआ है, इसमें तो कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी है, कमी है। तो वो पर्सन आपको कहता है कि मैं आपको 50 रुपए और कम कर देता हूँ, 450 में आप इस ड्रेस को लेकर चले जाओ। तो वो आपको सामान आपने परचेज किया था, बट आपको लगता है ये तो कम है, मैं नहीं लेता इसको, तो वो कहता है आप कुछ डिस्काउंट और ले लो, 50 रुपए और रख लो, तो वो आपका रिबेट कहलाता है। तो आफ्टर सेल जो आपको छूट मिलती है वो आपकी रिबेट कहलाती है, जब आपको डिस्काउंट दिया जाता है क्योंकि उस चीज की कमी की वजह से कुछ उसमें डेफिशिएंसी है। तो ये था ऑल अबाउट आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है 11th के बेस के लिए। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको मेरी क्लास कैसे लगी, या आपको किस टॉपिक पे और क्लास चाहिए है, क्या आपको समझ में आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।